दोस्तों ये हमारी जासूस सीरीज का पार्ट 4 है, यानी कि जो हमारा 17 जनवरी 2024 का पेपर है उसका फोर्थ शिफ्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। नहीं देखा है भाई, उसके बिना ये मत देखना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, वो का मतलब है सारे ही जो पार्ट्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम बिना समय गवाए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैच द फॉलोइंग कमिटीज विद देयर कंट्रीब्यूशन टू लोकल गवर्नेंस। इन जो कमिटीज, ये जो कमेटियां हैं, इन कमेटी को उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी, जो कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे किसमें, जो हमारा ये स्थानीय निकाय जिसे हम बोलते हैं लोकल बॉडी, जिसे हम बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था, इसमें जो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, अपना एक तरीके से योगदान दिया है, रिकमेंडेशन दिए, क्योंकि कमेटी सरकार ने क्या करी थी, सरकार ने बनाई थी। इनका ये काम था कि सरकार को यहाँ पर रिकमेंड करना, सुझाव देना कि आपको पंचायती राज में ये करना चाहिए। देखो सरकारिया समिति जो थी ना, सरकारिया सेंटर स्टेट रिलेशन से थी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। अशोक मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बहुत सारी समितियां आपको पता है, इसमें से कोई दिक्कत है नहीं। अशोक मेहता समिति ने क्या बोला था, 2 टियर पंचायती राज सिस्टम, क्योंकि बलवंत राय मेहता जो कि सबसे पहली पंचायती राज की कमेटी है, उन्होंने 3 टियर सिस्टम बोला था, लेकिन अशोक मेहता ने 2 टियर बोला था। तो ए का 3 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसका ए का 3 है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बाकी आपको ये करने की जरूरत भी नहीं थी। समझ में आ गया? अगर आपको बी का भी पता है तो भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, बी में भी 4 एक ही जगह पर है। ठीक है, यानी किसी का भी अगर आपको एक का पता था तभी भी आपका हो जाता। चलो कोई बात नहीं। जीवी के राव समिति ने क्या बोला था कि जो वर्किंग है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशन टू द वर्किंग ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, जो पंचायतें और नगर पालिका है, इनके कामकाज में संविधान के कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला था। एल एम सिंघवी ने बोला था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संविधान के द्वारा संरक्षित किया जाना जरूरी है, मान्यता प्राप्त करना कराना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसको लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ओके, और अंत में आपको बचा कि भाई ये वाला कौन सा, डी वाला, सरकारिया कमेटी सजेस्ट दैट द लोकल गवर्नमेंट शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इन्होंने भी ये कहा था कि जो स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकारें हैं, इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीजें। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में किसने करी थी भाई, मोरारजी देसाई की सरकार ने, जनता गवर्नमेंट की सरकार ने की थी। जीवी के राव जो कमेटी, इसकी स्थापना 1985 में करी गई थी। किसने करी थी, प्लानिंग कमीशन ने करी थी, योजना आयोग ने की थी उस टाइम के। एल एम सिंघवी 1986 में इस कमेटी की स्टैब्लिशमेंट की गई थी राजीव गांधी के द्वारा। सरकारिया समिति, सरकारिया समिति की स्थापना कब करी गई थी, 1983 में की गई थी। ओके, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में कई बार ये आता है कि आपको इसके एयर के हिसाब से असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ओके, द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, तो बलवंत राय मेहता। द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लॉर्ड रिपन, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम, पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। पंचायती राज से संबंधित कौन सा अमेंडमेंट है, 73rd एंड 74। ठीक है, 73rd एंड 74, ये भी आप लोग हमेशा याद रखना। ओके, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आपका है यहाँ पे। ओके, पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन सी है, ये है आपकी 11 और 12। 11वीं अनुसूची कहती है पंचायती राज, 12वीं अनुसूची कहती है नगर निगम, नगर निकाय जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पंचायती राज का मैंने आपको ज्यादातर यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है ये बात कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जिसे हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, इसे कौन लेके आया था, जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। इन्होंने इसे क्या करा था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसके सामने प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, कब किया था प्रस्तुत, एग्जाम में आता है, 13 दिसंबर
1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, बाद में यही जाकर प्रियम्बल बनता है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट भी कर लिया था, पास कर दिया था, बेसिकली बोलना चाहिए था यहाँ पे, इन्होंने अडॉप्ट नहीं बोलना चाहिए था, पास, लेकिन फिर भी ये ठीक है। ठीक है, अडॉप्ट तो हमने 26 जो आपका नवंबर है उसको ही किया था 1949 में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अडॉप्टेड लिखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगी। अच्छा, प्रियम्बल अगर कभी एग्जाम में आता है कि प्रियम्बल वी हैड टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो आपका क्या होगा, आंसर होगा यूएसए, क्योंकि इसमें जो वर्ड लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो पहले क्या था, वी द पीपल ऑफ यूएसए। समझ में आ गया, वी द पीपल ऑफ यूएसए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब यहाँ पे आपसे पूछा है, ये दोबारा से आपका क्या है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी। एग्जीक्यूटिव बॉडीज कौन कौन सी होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, लोकसभा सेक्रेटरिएट, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो है एंड नॉन स्टैट्यूटरी, बट ये नॉन नहीं है, ये स्टैट्यूटरी है भाई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, ऐसा नहीं है, इसमें इसका देखो, प्राइम मिनिस्टर का नाम है ना हमारे उसमें संविधान में है, 73 74 समथिंग में है, या फिर अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट्स का भी है, प्राइम मिनिस्टर का भी है, वाइस प्रेसिडेंट का भी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन कौन सी हो गई भाई, आरबीआई, सेबी, ठीक, पीएफआरडीए, ठीक है, ट्राई, ठीक है, इन सब के लिए एक नियम बनाया गया है। ठीक है, आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये बिल्कुल ठीक है, इनका जिक्र आपको संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। संविधान में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल स्टेट कमीशन, है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपको देखने को मिलेगा, अटॉर्नी जनरल आपको देखने को मिलेगा, ये सब संविधान में देखने को मिलेंगे। तो ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए पार्लियामेंट में एक नियम लाते हैं, एक अमेंडमेंट लेके आते, अमेंडमेंट नहीं, एक नियम लाते हैं, अधिनियम लाते हैं, और उससे उसको बना देते हैं। तो पहला वाला तो आपका गलत है। ठीक है, तो ओनली बी इज ट्रू, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ये दोबारा से आपका पॉलिटी का है। आर्टिकल 21A को, ठीक है, आर्टिकल 21A को 86 अमेंडमेंट 2002 से लाया गया, और ये राइट टू एजुकेशन देता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 21A जिसे हम बोलते हैं द राइट टू एजुकेशन, और ये 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाता है। कैसे आया था ये, बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, लागू होता है 1 अप्रैल 2009 में। ये बिल्कुल ठीक है आपका। आर्टिकल 32 जिसे हम हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसका मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब होता है यदि आपके संवैधानिक जो आपके पास राइट है, अधिकार है, अगर वो कोई छीन लेता है आपसे, तो आप उसके लिए, उसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोवाइड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नजर मेरे को नहीं आ रही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थर्ड है आर्टिकल 242 टू आर्टिकल 242O रिलेटेड टू पंचायत, प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क टू देयर क्रिएशन एंड फंक्शनिंग इन इंडिया। तो क्या ये बिल्कुल ठीक है, 243 से 243O। ठीक है, आर्टिकल 243 जो है 242, सॉरी, आर्टिकल 243 होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, 242 नहीं होना चाहिए। 242 आर्टिकल तो रिपील हो चुका है, कुर्ग का था ये 242 आर्टिकल रिपील हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना, 242 नहीं है, 243 है पंचायत का, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 12th शेड्यूल इज पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन। देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये 12 के 12 आपके क्या है शेड्यूल है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। 11वां शेड्यूल है पीएम, 12वां मतलब 11 और 12वां है पीएम। पी का मतलब है पंचायत, और एम का मतलब है
पैलिटीज, ठीक है। 11वीं है 73rd अमेंडमेंट, ये है आपका 74th अमेंडमेंट, ठीक है। 11वीं है पंचायत। तो 10वां है आपका एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन को कब लाया गया था? दल बदल विरोधी कानून जिसे हम बोलते हैं, ये आया था 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, जिसे लेके आए थे राजीव गांधी जी, ठीक है। ये भी आपको मैंने बता दिया। तो एंटी डिफेक्शन का 10वां है, ना कि 12वां। ओके, 12वां किसका है? आपका म्यूनिसिपैलिटी का है। तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा है? 1 and 2 इज राइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स इज करेक्ट, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, है ना। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, ठीक है। इसे आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। स्टॉक इज स्टैटिक इन नेचर। स्टॉक जो होते हैं, जैसे कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने अपने 1000 स्टॉक निकाले हुए हैं, ठीक है, उन्हें आप बाय करते हो। मान लीजिए आप लेते हो 10 स्टॉक 20 स्टॉक, तो इनका जो नेचर होता है वो क्या रहता है? स्टैटिक रहता है, चेंज नहीं होते जब तक इन पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना आए। कहने का मतलब है बाजार में जब महंगाई या फिर मंदी आएगी तभी जाके इनका प्राइस डाउन होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि इनका अपने आप डाउन हो गया। तो ये प्रकृति क्या होती है इनकी? स्थिर होती है, बिल्कुल ये स्टैटिक रहते हैं। फ्लो इज डायनामिक इन नेचर। फ्लो जो होता है, अब कहने का मतलब है फ्लो क्या होता है भाई? स्टॉक के प्राइस है, ठीक है, वो किसी कारणवश चेंज हो गए, तो वो डायनामिक क्या है आपका? चेंज हो गया। तो फ्लो इज डायनामिक इन नेचर, बिल्कुल ये चेंज होते रहते हैं। ओके, इकोनॉमिक में ये फ्लो वेरिएबल होता है, ठीक है। ये एक टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चेंज होता है कभी स्टॉक में, कुछ चीजें आती हैं, कुछ मेजर्स चेंज होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लो। तो बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इज ट्रू, ठीक है। कंसिडर करना है आपको इन स्टेटमेंट्स को जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटा दिया गया था राजनीति से। अब यहाँ पे किसका राज आ गया था? ब्रिटेन की महारानी का राज शुरू हो गया था। महारानी एलिजाबेथ का यहाँ पे क्या शुरू हो गया था? एक तरीके से आप बोल सकते हो राज शुरू हो गया था। वह रिस्पॉन्ड टू द इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857। बिल्कुल अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा एक जन आंदोलन दोबारा से हो, ठीक है। इन्होंने जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को पूरा का पूरा भारत से हटा दिया, मतलब लॉस्ट कर दिया, इस एक कारण, इस एक एक्ट के बाद। ओके, और यहाँ पे क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना सारा का सारा, मतलब क्राउन अब भारत को देखेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देखेगी। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो एक्ट 1907। ये गलत है, 1909 आया था पहली बात। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स को, बिल्कुल ये तो ठीक है, लेकिन ये एयर गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। जिस भी आप ये बोलते हो ऑप्शन में 2 नंबर है उसे हटा दो, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो आपके पास क्या बचा? 1, 3 और 4। आराम से आपका यहाँ पे ये हो गया। मैं बाद में चेक भी नहीं करूंगा, आपका आंसर अपने आप भी आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे गलत था। तीसरा, द मोंटेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म 1919, इसने डायरकी सिस्टम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में स्टार्ट किया। डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन का मतलब होता है जो प्रांत होंगे, जो राजा के अधीन राज्य होंगे, वहां पर जो फाइनेंस है, जो रेवेन्यू है, वो देखेगा कौन? अंग्रेज, ठीक है। मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटेन की सरकार, और जो एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस है वो देखेगा वहां का राजा। इसे बोलते हैं डायरकी। ये भी बिल्कुल ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट करी। ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद। ऑल इंडिया फेडरेशन को भी यहाँ पे लाया गया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? देखो आपने ऐसे याद रखना है, SKTSORL, दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी कब स्टार्ट होती है भाई? 1206 में। कब इसका अंत होता है? 1290 में, ठीक है। इसका खिलजी डायनेस्टी 1290 में, जब कौन?
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी स्लेव डायनेस्टी के अंतिम शासक कैकुबात को मार देता है। उसके बाद यहाँ पे किसकी स्थापना हो जाती है? खिलजी डायनेस्टी की, जो कि चलती है 1320 तक। इसके बाद अंत में जो शासक था खिलजियों का, उसको मारकर गयासुद्दीन तुगलक 1320 में तुगलक डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करता है और ये चलता है 1414 तक। 1414 में अब नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो कि लास्ट रूलर था तुगलक का, उसको हटा देता है। कौन? तैमूर लंग। तैमूर यहाँ पे आक्रमण करता है 1398 में। ये भी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में आक्रमण तैमूर ने कब किया था? 1398 में ड्यूरिंग तुगलक। ओके, अब यहाँ पे आते हैं सैयद। खिजर खान ने सैयद डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी 1414 से 1456 के बीच में। इसके बाद इसके अंतिम शासक को अफगान मार देते हैं और अफगान का बहलोल लोदी 1456 से शासक करता है। और इसके बाद 3 राजा आता है। 1526 में ये शासन चलता है। 1526 के बाद बाबर जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है, ठीक है, तो वहां पे इब्राहिम लोदी को मार देता है और भारत में मुगल डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करता है। समझ में आ गया? मुगल डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, दोबारा से आपका हिस्ट्री का है। हुमायूं का जो टॉम है उसे जहांगीर ने बनाया था अपने दादाजी की स्मृति में। बिल्कुल ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। हुमायूं का जो मकबरा है वो आपको मिलेगा कहाँ पे भाई? पहली बात तो ये आपको दिल्ली में मिलेगा, बहुत बुरी हालत में। आप जाके देखोगे, आप तो उसको रिनोवेट कर दिया, लेकिन पहले तो यहाँ पे लोग नशे वशे करते थे जाके। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हुमायूं का जो मकबरा था, जब हुमायूं 1556 में मर गया था, हुमायूं मरा था 1556 में, है ना। इसके मरने के बाद इसकी विडो यानी कि इसकी वाइफ जो थी, विधवा, उसका नाम था बेगा बेगम। ठीक है, इसको हाजी बेगम भी कहते थे। इन्होंने बनाया था दिल्ली में। समझ में आ गया? मुगल एम्परर था भाई, इसकी याद में बनाया था। और ये कब बन के तैयार हुआ था? 1570 में बन के तैयार हुआ था। किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान देना। हुमायूं नामा एक किताब है जो कि हुमायूं के ऊपर है। ये किसने लिखी है? इसकी बहन गुलबदन बेगम ने। ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। ओके, तो ये वाला गलत है भाई, जहांगीर ने कुछ नहीं किया। दीन इलाही एक धर्म था, जैसे अकबर ने शुरू किया था, बिल्कुल। और पहला व्यक्ति जिसने इसको अपनाया था वो कौन था? महेश दास, जैसे हम बोलते हैं बीरबल। जहांगीर इज वेल नोन फॉर इंस्टॉलिंग व्हाट इज नोन एज चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा फोर्ट। तो क्या ये बिल्कुल ठीक है? तो ये बिल्कुल ठीक है कि भाई जहांगीर को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने न्याय की जंजीर आगरे किले में क्या करी थी? स्थापित की थी, जिससे वो लोगों को न्याय दिलाता था। ओके, तो 2 and 3 आर राइट, 1 इज रॉन्ग, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका 4 आला हो जाएगा। दोबारा से आपके स्टेटमेंट आ गए। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये कैपेसिटी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI हम बोलते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया इंक्लूडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल सोलर मिशन। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। SECI बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए। हाँ ठीक है। इंडिया एम टू अचीव 275 गीगावाट, 275 नहीं है 175 गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022 एज अ पार्ट ऑफ इस कमिटमेंट टू द पेरिस एग्रीमेंट। ऐसा इंडिया ने बोला था। 175, 275 नहीं है। तो हमारा क्या है? 1 and 2 इज राइट। ये 2 हो गया आपका। अब आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, ये कहां पे आया था भाई? फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसे हम तप्स बोलते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसे इंदिरा गांधी ने शुरू किया था 1969 में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कहां पर है भाई?
महाराष्ट्र में। और इसका रिएक्टर नाम क्या था? इसका नाम था अप्सरा। अप्सरा इसका रिएक्टर का नाम था। ठीक है, 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, तो किस बैंक, मतलब किस नदी के किनारे है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है भाई, किस नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा, जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है भाई, ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका जो नाम था वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड मैं आप लोगों को बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ, 2500 से 1750। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पहला शहर खोजा गया था 1921-22 के तहत, वो हड़प्पा था, इसीलिए इसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा शहर जिसे खोजा गया वो था मोहनजोदारो। ठीक है, हड़प्पा पहली सिटी खोजी गई थी जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कर रहे थे, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ब्रोंज सिविलाइजेशन। ब्रोंज सिविलाइजेशन भी हम इसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, अब हड़प्पा किस नदी के किनारे था भाई? ठीक है, तो हड़प्पा ये था रावी नदी के किनारे। ठीक है, गंगा हो नहीं सकता, इंडस हो नहीं सकता, इंडस का तो ये है मोहनजोदारो। ठीक है, चेनाब नदी भाई चंद्र और भागा, चंद्र एंड भागा नदी से मिलकर बनती है, जो कि बारालाचाला हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये चेनाब नदी बनती है चंद्र और भागा, तभी तो चेनाब है ना, बा यहाँ पर है, चिन्ह से चंद्र। ओके, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। बेसिक जो कौन निकलती है? भगीरथी। वो रुद्रप्रयाग नहीं, देव प्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा से, और ये क्या बनाती है? गंगा नदी बनाती है। भारत की सबसे लंबी नदी 2550 किलोमीटर लंबी है। इंडस नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के बोखार सू नामक जगह से, बोखार सू नामक जगह से ये निकलती है और भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, तो रावी इज द राइट आंसर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हीनयान और महायान ये ब्रांचेस हैं किस रीजन के? देखो, जितने भी अभी तक आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे ना, इसके आपने देखा होगा बुद्धिज्म के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अभी इसमें भी आपको एक और बुद्धिज्म का क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। बुद्धिज्म बहुत पकड़ रहे हैं इस क्वेश्चन में, मैंने काफी, मतलब हर सेट में देख रहा हूँ बुद्धिज्म काफी आ रहा है। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फैक्ट आपको याद रखना है भाई। बुद्धिज्म का जो फाउंडर थे वो कौन थे? गौतम बुद्धा। जिनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। कहां पे हुआ था? लुम्बिनी। ठीक है, मृत्यु आप लोग लिख लेना, मृत्यु 483 में कुशीनगर। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, बेटे का नाम राहुल भी बोलते हैं, राहुला भी बोलते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि किसके थे? शाक्य कुल के अध्यक्ष थे। ठीक है, इनके माता का नाम कौन था? महामाया। ठीक है, लेकिन इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। क्यों किया? क्योंकि जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी महामाया की। ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आपको याद रखना। जन्म के 29वें वर्ष में इन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था। 6 साल तक घूमने के बाद इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? बोध गया में हुई, पीपल ट्री के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। ये भी आप लोग को याद रखना है। ये जब घर से निकले थे तो अपना रथ लेके निकले थे, उसमें एक घोड़ा था और उसका सारथी था। घोड़े का जो नाम था वो क्या था? कंथक। और जो इनका घोड़े का चालक था, रथ का चालक था, उसका नाम था चन्ना। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बुद्धिज्म के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। बुद्धिज्म की कुल 4 संगीतियां हुई। बुद्धिज्म की कुल कितनी हुई? 4 संगीतियां, जिसे हम बोल सकते हैं काउंसिल्स। 4 काउंसिल हुई,
ओके, अंतिम काउंसिल कनिष्क के कार्यकाल में हुई, कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई, ओके, कश्मीर में हुई, वो आपको सब मैं आगे बता दूंगा। तो हीनयान और महायान ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, हीनयान महायान। अब हीनयान जो है ना आपका, हीनयान को कई बार थारवाद भी कहते हैं, ठीक है। हीनयान जो है, ठीक है, हीनयान क्या है भाई, जो हीनयान होता है बेसिकली ये किस पे बिलीव करता है, ठीक है, किस पे बिलीव करता है भाई, आइडल वर्शिप पे, ठीक है। हीनयान बिलीव नहीं करता है, महायान बिलीव करता है आइडल यानी कि मूर्ति पूजा पे, और ये मूर्ति पूजा पे बिलोंग नहीं करते हैं हीनयान। महायान करता है आइडल वर्शिप, ठीक है, समझ में आ गया। महायान किस पे बिलीव करते हैं, आइडल वर्शिप, यानी कि बुद्ध को मूर्ति के तौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हीनयान में ये लोग बुद्ध को एज अ मूर्ति या फिर भगवान के तौर पे नहीं, ये इंडिविजुअल सेल्वेशन के रूप में उसको देखते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। तो हीनयान और महायान किसका है भाई, बुद्धिज्म का है। सिखिज्म की स्थापना किसने करी थी, गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक देव ने, ओके। जैनिज्म की स्थापना वर्धमान महावीर, वास्तविक संस्थापना। हिंदुइज्म का तो अभी पता है ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना, यानी कि जो हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या है भाई, हरित क्रांति भारत में कौन लेके आया, एमएस स्वामीनाथन, जिनको 2024 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। इन्होंने भारत में स्थापित किया था, इसीलिए इनको बोलते हैं द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसके जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है, सिंपली आपसे यहाँ पे यही पूछ रहा है, और कुछ यहाँ पे ऐसा है नहीं, ठीक है। तो भाई इसका पॉजिटिव इफेक्ट बहुत सारे पड़े हैं, ये हम देख रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्वेश्चन भी सब में आ रहा है। सेल्फ सफिशिएंस, बिल्कुल, हम पहले जो लोगों पे क्या थे, निर्भर थे, हम दूसरों से क्या मांगते थे, चीजें मांगते थे कि भाई हमको आप गेहूं दीजिए, हमको यहाँ पर आप मतलब ये चीज दीजिए, वो चीज दीजिए, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी उस टाइम पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हम आत्मनिर्भर हो गए, गेहूं में, चावल में, दालों में इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ कि हम लोग यहाँ पे समझ गए, और हम लोग काफी ज्यादा अच्छा करने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो भाई कंपनियां बनेगी, क्योंकि भाई गेहूं से तो आटा भी तो बनाना है, आटा बनाने के लिए मिल चाहिए, बड़ी बड़ी मिलें बनी, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बना, कंपनी बनेगी तो कंपनी में काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए होंगे, कर्मचारी चाहिए होंगे तो रोजगार खुलेगा। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, बिल्कुल भाई, उन्नत किस्म के फसल बीज जो आए, HYV सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड जो आई, उन्होंने पैदावार को बढ़ाया, जिससे उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। तो ये चारों के जो चारों हैं वो बिल्कुल एकदम ठीक है, ओके, ABCD, ठीक है। ACD बोला है वैसे तो इन्होंने। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को इन्होंने नहीं माना है यहाँ पे, ठीक है, औद्योगिकरण को इन्होंने नहीं माना है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, आप इसको भी आंसर वैसे ACD ही करना, औद्योगिकरण को मत लेना। मेरे हिसाब से तो औद्योगिकरण भी हुआ था, जब भाई कंपनियां खुलेंगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ही होगा, ओके। तो रोजगार तभी तो मिलेगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। यहाँ पे एक तरफ आप एम्प्लॉयमेंट जोड़ रहे हो और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं जोड़ रहे हो, वो तो गलत है ना। एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा कि भाई फार्मर बढ़ गए दिन पर दिन तो फार्मर रोजगार में ले रहे हो आप, ओके। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्होंने नहीं लिया है, मेरी तरफ से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में पहले से हो चुका था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको नहीं लिया होगा, ओके। तो A, C और D बिल्कुल सही आंसर है। अब आए यहाँ पे आपके स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे दे रखी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको डेवलप किया गया था 2008 में। क्या ये बिल्कुल सही है भाई, इसको 2008 में नहीं 2010 में किया गया था पहली बात तो, MPI जिसको हम बोलते हैं ना, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, बिल्कुल। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी यहाँ पे ऐड किया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपके इस ईयर के वजह से खराब हो गया। अब पहला वाला किस किस में, इन तीनों में है, तो भाई आपको पता है अब आपने क्या करना है, तो आपके पास एक ही है ऑप्शन, जो कि है पहला वाला 2 और 3। और हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं गरीबी रेखा में, ठीक है, वो रहते हैं बिहार में, ये बिल्कुल ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GII, ये पार्ट है HDI का, बिल्कुल। HDI की रिपोर्ट जब आती है तो GII की रिपोर्ट भी आती है उसमें,
ठीक है, कि भाई कितना यहाँ पे इन असमानता है महिला और पुरुष में, उनके काम में, उनके पैसों में। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे बताती है एसडीआई रिपोर्ट के अंतर्गत, जीआईआई रिपोर्ट। चलो अगला क्वेश्चन है, अंडर नेपाल इंडिया ट्रीटी ऑफ ट्रेड 2009 ड्यूटी फ्री एक्सेस इनटू द इंडियन मार्केट फॉर नेपाली मैन्युफैक्चर गुड इज प्रोवाइडेड ऑन अ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई, नेपाल तो वैसे भी सारा का सारा यहाँ पे ओपन बॉर्डर हमने उसके साथ साझा कर रखा है। There has been a free trade and commerce between the territories of India and Bhutan since the signing of the treaty between Government of India and the Royal Government of Bhutan। बिल्कुल ठीक है, भारत और भूटान के बीच में भी कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लेता है, बिल्कुल फ्री है ट्रेड एंड कॉमर्स, बिल्कुल ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ट्रेड इन द रूपी विद नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान। बिल्कुल ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने रूपी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है नेपाल और भूटान के साथ, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 1 2 3 तीनों में है, किसमें है सिर्फ एक तो 3 वाले में है और एक 1 वाले में, तो हमको 4th वाला देखना पड़ेगा। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। बिल्कुल ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विच एम्स टू ब्रिज साउथ एंड वेस्ट एशिया। बिल्कुल गलत है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? पहली बात तो ढाका, ये बात आप याद रखना, एग्जाम में बहुत बार आता है। बिम्स्टेक को इसलिए एस्टेब्लिश किया गया है ताकि भारत और जो साउथ एशिया है उसका साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्शन हो पाए। मैं जैसे कि आपको बता देता हूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सब जो कंट्री है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इन सब से भारत का जो साउथ एशिया है, हमारा जो साउथ एशिया वाला एरिया है, वो उनका कॉपरेशन हो पाए। बेसिकली बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी देश हैं, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब जो देश हैं, इन सब का आपस में कनेक्शन हो पाए। साउथ एंड वेस्ट एशिया नहीं है भाई, ठीक है, वेस्ट एशिया नहीं होगा, साउथ ईस्ट एशिया होगा यहाँ पे, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, आसियान कंट्री के साथ में। तो 1 एंड 2 एंड 3 बिल्कुल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग रिवर आर वेस्ट फॉलोइंग रिवर। इससे पहले वाले सेट में ईस्ट फॉलोइंग था, तो देखो ये भारत का निचला वाला पार्ट है, यहां से नदी निकलती है नर्मदा, ऊपर से नदी आती है तापी, यहां से निकलती है गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, यहां से निकलती है महानदी, ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो तापी और नर्मदा, ठीक है, तो वेस्ट फ्लोइंग ये हो गया आपका ईस्ट फ्लोइंग, ये हो गया आपका वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। तो वेस्ट फ्लोइंग कौन सी नदी है? नर्मदा और तापी, नर्मदा एंड तापी। ए एंड बी वाला कौन सा है आपका? बी है, ये आपको यहाँ पे सही मिल जाएगा क्वेश्चन। नर्मदा नदी कहां से निकलती है भाई? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? गोदावरी नदी नासिक, त्रियंबक, ठीक है। कृष्णा और कावेरी कहां से निकलती है? कुरुक से निकलती है, ठीक है। ये सब भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। त्रियंबक का पठार ये है आपका गोदावरी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर गलत होगा तो आप अपने आप भी चेक कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपने आप भी आप एक बार देख लेना उसको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16th क्वेश्चन। इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन एंड जिंक ओर। बिल्कुल इंडिया में अच्छा खासा यहाँ पे आयरन और जिंक होता है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। खेतरी की जो माइंस है राजस्थान में, वो कॉपर के लिए फेमस है। मैंने आपको इससे पहले वाले सेट में बताया था कि भाई राजस्थान की खेतरी की जो कॉपर बेल्ट है वो हमेशा याद रखना, कॉपर प्रोड्यूसिंग रीजन है भारत का, बिल्कुल ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द ऑफशोर फील्ड इन द बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल गलत है। अच्छा खासा प्रोडक्शन यहाँ से आता है, लेकिन यहाँ से नहीं आता, बॉम्बे हाई से आता है। क्या है उस जगह का नाम? बॉम्बे हाई। अंकलेश्वर आपने सुना होगा, है ना, बॉम्बे के आसपास का इलाका जो कि दलदली इलाका है, वहां से आपको पेट्रोल ज्यादातर देखने को मिलेगा। भारत में ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, यहाँ पर भी आपको तेल मिलेगा, जो कि आपका कौन सा है? बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है। तो ये वाला गलत है, मेजोरिटी यहाँ से नहीं आती, ठीक है। भारत में पहला तेल सबसे पहले कहाँ पे निकाला भाई? डिगबोई, जो कि आसाम था, सबसे पहले आसाम में आपको देखने को मिलेगा 1889 में, ठीक है। तो बेसिकली 1866 में इसको खोज लिया गया था, 1889 में यहाँ से तेल निकालना शुरू हुआ। द जवार माइंस इन राजस्थान आर फेमस फॉर देयर जिंक। जवार और जिंक ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो 1, 2 एंड 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जवार माइंस, ठीक है, जवार जेड से जिंक,
एंड लेड भी होता है यहाँ पे। 17वां क्वेश्चन है जो त्रिपिटक है, देखो बुद्धिज्म का एक और क्वेश्चन आ गया। त्रिपिटक है ये ट्रेडिशनल टर्म्स हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के, ये क्या बिल्कुल सही है 17वें का? भाई नहीं, जो त्रिपिटक है ना इन्हें पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक का मतलब है लिटरेचर, ये कोई ट्रेडिशनल टर्म नहीं है। ये त्रिपिटक का मतलब होता है 3 इनकी लिटरेचर है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। तो विनय पिटक बेसिकली क्या होता है ना, विनय पिटक में क्या है, रूल्स होते हैं मॉन्क्स के लिए, जो भिक्षुक है उनके लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, ठीक है। सूत पिटक में क्या होता है, बुद्ध की टीचिंग के बारे में, बुद्ध ने क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है। और अभिधम्म पिटक में क्या होता है, ठीक है, धम्म के बारे में, बुद्ध के श्लोक, बुद्ध के प्रवचन, बुद्ध के जो जो उन्होंने बताए, तो धम्म हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है बुद्धिज्म के। ये हो गया यहाँ पे आपका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रिक, गलत है, टर्म नहीं है कोई, ये लिटरेचर है। पहला ही गलत हो गया आपका, तो पहला इसमें भी है, तो ये 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। द जातकास आर द वॉल्यूमिनस बॉडी ऑफ लिटरेचर कंसर्निंग द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। जातक कथाएं क्या होती हैं, बिल्कुल ठीक है, जातक कथाओं में ही क्या बता रखा है, ठीक है, जो जातक कथाएं हैं उसमें ही बेसिकली बुद्ध के बर्थों के बारे में कि उनके कितने पुनर्जन्म हुए बता रखा है, बिल्कुल ठीक है। ओके, 2 वाला देखो किसमें ऑप्शन में है, पहले वाले में ही है, तो अब आपके पास एक ही बचा है, ये आपका कट गया, तो आपका यहाँ पे आपका पहला आंसर हो गया। बट हम तीसरा भी देखेंगे। द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, नहीं भाई सेकंड नहीं हुई थी, 4th हुई थी, ठीक है। देखो आरवीपी के याद रखना, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ये हुई थी जैसे ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये हुई थी सीधा 100 साल बाद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र वाला टाइम इसका तो 56 या 57 है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। ओके, पहली सेंचुरी में, तो ये है 250 समथिंग है, ठीक है, पाटलिपुत्र वाला। ये आपका है 56 57 72 में, सॉरी 72 एडी में। तो ये हुई थी कब, कनिष्क के दौरान, ये हुई थी कब, कनिष्क के दौरान, कुषाण शासक था कनिष्क, उसके दौरान ये हुई थी 4th वाली, जो कि कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। सेकंड वाली तो वैशाली में हुई थी, तो ये गलत है आपका। ओके, द मॉडर्न एम्परर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा एंड हेल्प इन इट्स स्प्रेड, बिल्कुल ठीक है। जो अशोका था, जब इसने कलिंग यानी कि ओडिशा में जब इसने आक्रमण किया, तो उसने जब वहां पे खून देखा, तो उसने उसके बाद बुद्धिज्म को अपना लिया और बुद्धिज्म को पूरे दुनिया तक फैलाया। तो बिल्कुल 2 and 4th आर राइट वन। चलो अगला क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी का है। 8th शेड्यूल जो है भारतीय संविधान का, उसमें 22 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसे हम शेड्यूल लैंग्वेजेस कहते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, इससे पहले वाले सेट में ये क्वेश्चन सेम था, चेंज भी नहीं करा इन्होंने, ठीक है। संस्कृत इज द लिटर्जिकल लैंग्वेज ऑफ हिंदुइज्म, बिल्कुल संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज इसका हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में प्रयोग हुआ है, और ये हमारी 22 आधिकारिक भाषाओं में शामिल है, बिल्कुल ठीक है। कोंकणी, जिसको वेस्ट कोस्टल एरियाज में, मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र और कहाँ पे बोलते हैं इसको, गोवा में, इसको 8th शेड्यूल में 71st अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। तो अब यहाँ पे आपको मैं एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। 3 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, किसको जोड़ने के लिए, जो लैंग्वेजेस है उसको आधिकारिक भाषा में जोड़ने के लिए। सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 21st अमेंडमेंट, जो कि 1967 में हुआ था। इसमें भारत में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था आधिकारिक भाषा में। सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो हमारे पास 14 भाषाएं थी बस, ठीक है। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी यानी कि 15 भाषा हो गई। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को जोड़ा गया। अब हमारे पास कितनी होगी, 18 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट में 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली। ओके, इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया। अब हमारे पास कितनी भाषाएं होगी, 18 करोड़ 4, 22 भाषाएं टोटल हो गई हैं हमारी आधिकारिक भाषाओं में। ये 3 अमेंडमेंट याद रखना, 1967, 1992 और 2003, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका
जो मैंने आपको यहाँ पे बताया इंपॉर्टेंट, तो तीनों ही ठीक है। अर्थशास्त्र, ये कितने ग्रंथ शामिल है इस अर्थशास्त्र में? पहली चीज तो अर्थशास्त्र एक बुक है जिसे कौटिल्य ने, कौटिल्य कौन है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन है? आप जान जाओगे, चाणक्य। ये व्यक्ति वो है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को उसका शासन गद्दी दिलाई, राजा बनाया। ठीक है, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। इन्होंने बुक लिखी अर्थशास्त्र, इसमें इन्होंने बताया एक राजा को कैसे राज करना है, कैसे राज करना है का मतलब है कि भाई कैसे उसकी मिलिट्री काम करेगी, कैसे उसने अपने रेवेन्यू को चलाना है, कैसे कोष भरना है अपना। ठीक है, तो ये जो टोटल बुक है ये 15 बुक्स का एक मिश्रण है। अर्थशास्त्र इकोनॉमी की नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पर है, ये भी याद रखना, एग्जाम में आता है। अर्थशास्त्र किसके ऊपर है? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एक और बुक है जो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी है, वो लिखी है यूनानी मेगास्थनीज ने लिखी है, जिसके बुक का नाम है द इंडिका। ये बुक लिखी है मेगास्थनीज ने, और इसमें भी इसने जिक्र किया है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में हाईएस्ट मेल लिटरेसी है, यानी कि कहाँ के जो मेल से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं राज्य में? तो भाई केरला इज द राइट आंसर। केरला में तो मेल भी है। अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, तो हाईएस्ट में भी क्या आएगा आपका? केरला ही आएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। चाहे भारत में भी आए सिर्फ कि भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर है पढ़े लिखे लोग, तो भी केरला है। फीमेल में भी केरला है, मेल में भी केरला है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई क्या क्या है भारत का। ठीक है, मेल फीमेल दोनों में केरला है। ठीक है, सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी, अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ लोएस्ट लिटरेसी लोगों में, चाहे वो मैन हो चाहे वो मैन हो, वो बिहार है, आपको पता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लोवेस्ट जो लिटरेसी रेट है इंडिया की, ठीक है, भारत की लिटरेसी रेट कितनी है? अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं तो वो है 74.04%। अगर मैं मेल लिटरेसी की बात करूं भारत में, भारत की मेल लिटरेसी कितनी है? 82.14 है। तो सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी कहां पर है? केरला में। फीमेल लिटरेसी भी केरला में, लेकिन मैं सिर्फ ये भारत की बात कर रहा हूं। मेल लिटरेसी है 82.14, फीमेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी कितनी है भाई? तो वो है आपकी 65.46%। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ एग्जाम में जो आता है। भारत में सबसे, देखो, सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी, सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी केरला में, सबसे कम फीमेल लिटरेसी कहां पर है? सबसे कम फीमेल लिटरेसी कहां पर है? राजस्थान। सबसे कम पढ़ी लिखी औरत है। ठीक है, सबसे कम अगर मैं बात करता हूं मेल लिटरेसी सबसे कम कहां पर है, वो भी आपको कहां पे मिलेगी? बिहार में मिलेगी। मेल लिटरेसी सबसे कम वो कहां पर है? बिहार में। ओके, तो ये हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैं आप लोग को बता रहा था यहाँ पे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ओके, नेक्स्ट सेट भी आपको जरूर देखना है। ओके।